अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और मेरे साथ आज मौजूद है सैयद फारिस हुसैन। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अमेज़ॉन एफिलिएट वर्सेस शॉपिफाई। और इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ चलें, सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड नोटिफिकेशन और अपडेट्स वगैरह सबसे पहले मिलती रहें। इसके अलावा आपका जो भी फीडबैक हो वो हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो फारिस, आपने जो है वो अमेज़ॉन एफिलिएट के ऊपर भी काम किया, आपने जो है वो शॉपिफाई के ऊपर भी काम किया। तो एक ब्रॉड क्वेश्चन अगर मेरा ये हो कि इन दोनों में आप किसको बेहतर समझते हैं और क्या फ़र्क आप समझते हैं इनके अंदर है? देखें, इसमें सबसे पहले ये हुआ कि काफ़ी साल पहले 2009 में या 10 में मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा, मुबशिर शफ़ी ख़ान, लाहौर में। वो मेरे पीछे पड़ा रहा कि अमेज़ॉन एफिलिएट क्यों नहीं करते। तो मैंने कहा कि यार अमेज़ॉन एफिलिएट क्यों करूँ। उसने कहा नहीं, तुम करके देखो करके देखो। मैंने कहा ठीक है, मैं इस पर कोई एफ़र्ट नहीं करूँगा। मेरे पास एक नेटवर्किंग की वेबसाइट थी उस ज़माने में, बेसिकली 2-3। तो दोनों पे मैंने क्या किया, उस पर एक वाईफाई टीवी की एक पोस्ट थी जो कि मैं हर वर्कशॉप में दिखाता था कि मैंने किस तरह विदाउट एनी बैकलिंक वाईफाई टीवी की कीवर्ड उसको रैंक किया था। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो इसको ट्राई देते हैं। मैंने उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स उठाए और उस पोस्ट पे लगा दिए। उसके बाद क्या हुआ, उस पर कुछ सेल आने शुरू हुए, कमीशन बनने लगा। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, मतलब एडसेंस एक तरफ और अमेज़ॉन एक तरफ। वो करते 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 फिर मेरा एक माइंडसेट बन गया कि नहीं, सिर्फ अमेज़ॉन करना है। ये बात कोई मतलब 8 से 10 साल पुरानी है। फिर 25-30 ब्लॉग्स मैंने बनाए, काफ़ी ज़्यादा ह्यूज उस पर इन्वेस्टमेंट की, उसको रन करना शुरू किया और एडसेंस से बेहतर और बहुत अच्छे तरीके से अमेज़ॉन पे इनकम जनरेट होने लगी, जो कि आपको चाहे $10 बने या जितने भी पैसे बने वो पायनियर के थ्रू आपको पहले तारीख को मिल जाती थी डायरेक्ट बैंक में। फिर करते 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 फिर मेरा एक और दोस्त है मोहम्मद फरहान, वो ई कॉमर्स करता है। उसने मुझे कहा कि यार तुम शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग की तरफ क्यों नहीं आते। तो सुना मैंने बहुत था, मैंने कहा कि यार भाई जो चल रहा है वैसे ही ठीक है, मुझे नहीं करना। उसने मुझे बहुत फोर्स किया कि नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि अगर तुम करते हो तो कैसे करते हो। मैंने कहा कि यार देखो, ये सारी बातें ना मुझे समझ में नहीं आती, ना मेरे पास इतना फजूल का वक्त है कि मैं इसको स्टडी करूँ। अगर तुम इतना ही मेरा भला चाहते हो तो भाई मुझे स्टोर बना के दे दो। तो फरहान ने क्या किया, मुझे एक स्टोर बना के दे दिया। उसने मुझसे पूछा कि तुम किस नीश पे बनाओगे। उसने मुझे सजेस्ट, वो मुझे करता रहा, लेकिन मेरा काम करने का हमेशा एक तरीका है। मैं कभी ये नहीं दिखता कि आगे वाला क्या कर रहा है या किस चीज़ में कितना पोटेंशियल है। मैं ये देखता हूँ कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट क्या है। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था पेट एनिमल। मैंने एक डोमेन रजिस्टर की, मैंने उसको बोला भाई इसको बना के दो, मुझे मत सिखाना। उसने मुझे बना के दिया, कुछ प्रोडक्ट्स उसने डाली। उसने कहा कि बाकी तुम देखो, तुम्हें ज़्यादा आइडिया है। तो मैंने उसमें 2-3 प्रोडक्ट उठा के डाली। फिर उसने मुझे बोला कि यार इसके एड्स रन करो और देखो होता क्या है। मैंने $5 का एक ऐड रन किया उस पर, फेसबुक एड्स पे। मेरे पास पहले सेल आई। जब मैंने उसको बताया तो उसने कहा कि यार देखा, मैं कह रहा था। मैंने कहा नहीं यार, ये एक तुक्का है, मज़ा नहीं आया। उसने बोला कि अच्छा इसको तुम बंद नहीं करना, बंद नहीं करना। उसने कहा बंद नहीं करना। फिर दूसरा दिन आया, फिर एक सेल आई। टोटल 5 दिन तक लगातार मेरे पास सेल आई। जब मेरे पास सेल आई तो वो कुछ नहीं कोई $150-200 तक वो बन गए विदिन 5 डेज। अब उसमें से जो प्रोडक्ट फुलफिलमेंट थी वो अलग, पेपल की फ़ीस अलग, बाकी चीज़ें अलग। अच्छा, एक प्रॉब्लम मैं फेस ये कर रहा था कि हम प्रोडक्ट जो ऑर्डर करते हैं अली एक्सप्रेस से, वो हम अपने डेबिट कार्ड के थ्रू करते हैं। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि फ़र्ज़ करें कि मुझे उसमें से $30 की प्रोडक्ट है, $2 पेपल ने काटे। अब एक एवरेज अगर हम लगाएं कि $3 की प्रोडक्ट है जो हमें कॉस्ट पड़ रही है। जब हम अपने कार्ड से ऑर्डर कर रहे हैं तो हम उसकी प्राइस ज़्यादा पड़ रही है। अब जो पेपल का बैलेंस बचा, अब जब वो हमारे पास पेपल नहीं है तो जो पेपल हम आगे सेल करते थे या जो भी हम उससे वो करते थे, उसकी जब डॉलर कन्वर्जन हमें लगती थी वो बहुत कम लगती थी। तो मैंने कहा यार ये तो इतने कम पैसे मिल रहे हैं। तो उसने कहा भाई बहुत अच्छे पैसे हैं। मैंने कहा नो डाउट पैसे बहुत अच्छे हैं लेकिन कम है, मज़ा नहीं आ रहा भाई। उसने कहा कि भाई तू चाहता क्या है, इसको क्या मुसीबत है। फिर उन दिनों में मैं पिंटरेस्ट कर रहा था। वैसे तो पिंटरेस्ट में जब से पिंटरेस्ट बना है तब से मैं उससे स्पैम कर रहा हूँ। मैंने कहा कि यार मेरे पास एक आइडिया है, मैं एक फ़ैशन स्टोर बनाता हूँ। मैंने एक फ़ैशन स्टोर बनाया और उस पर 500 प्रोडक्ट डाले। उस पर क्या हुआ कि यार आप यकीन करें कि मेरा पहला प्रोडक्ट पे क्या बिका हुआ, गैस करें। टाई वगैरह, अंडरवेयर।
मेरा पहला प्रोडक्ट उससे बिका अंडरवेयर। अब जब वो बिका मैंने कहा यार ये क्या सीन है। फिर क्या हुआ पता नहीं कैसे वो ऑर्गेनिक सर्च में आया, मैंने उसको कोई प्रमोशन नहीं की, कोई ऐसी नहीं किया, पिंटरेस्ट मैंने नहीं किया। मैंने कहा यार ये टाइम का वेस्ट है। पता नहीं कैसे उस प्रोडक्ट ने मुझे $300-400 बना के दिया। मैंने कहा भाई सीन ऑन है इसका, इसमें कूदो और इसको सही से देखो। फिर क्या हुआ कि अब पीछे मेरे पास जो अमेज़ॉन वेबसाइट थी वो तकरीबन कोई थी 25-30 के करीब थी और काफ़ी ज़्यादा उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। लेकिन मुझे एक चीज़ का आइडिया ये हुआ कि ये वो चीज़ नहीं है जिसको मैं नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता हूँ। हाँ अंटिल मेरे पास मिलियंस की ट्रैफिक हो या एक वो, क्योंकि हम लोग काम करते हैं कमर्शियल, हम अपनी इनकम वो देख रहे होते हैं कि हम उससे ऑफिस के खर्चे निकालें। हाँ वो ऐसी बात है। मैं व्यूअर्स को थोड़ा बताते चलूँ कि इसमें हमारे पास एक ऑफिस का पूरा सेटअप है, हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे पास जो है वो बिल्स और 50 चीज़ें होती है जिसको हमें जब निकालते हैं तो उसके बाद हम उसमें अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे एक लॉन्ग लाइन ऑफ एक्सपेंसेस है जो हमें पहले कवर करना होती है। तो मैंने उसमें ये देखा, मैंने कहा यार हम लोग काम करते हैं कमर्शियल, $200, $500, $1000 ये हमारे लिए नहीं है, ठीक है। और इसकी फिर ग्रोथ, फिर उसमें उस पर काम करते रहो। अब वो मुझे ना टेंशन देती रही। अच्छा यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रुकूँगा। आप जो कह रहे हो वो हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए बेसिकली इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस बीच में आ रहे होते हैं। तो अगर आप कोई एक बंदा एज अ फ्रीलांसर अगर ये काम करना चाह रहा है, अपने घर में बैठ के करना चाह रहा है विद लिटिल इन्वेस्टमेंट, तो आप क्या रिकमेंड करते हो? ये करने वाली चीज़ें हैं नहीं हैं? करने वाली चीज़ें ये बिल्कुल हैं। अगर एक बिगिनर है, न्यूबी है या कोई न्यू कमर है जो एक टेस्ट इसको देना चाहता है, इसको स्टार्ट करना चाहता है, अपनी इनकम बनाना चाहता है, तो वो अमेज़ॉन से बिल्कुल स्टार्ट करे। क्योंकि उसके पास दूसरी सोर्सेज हो सकते हैं ना हो, तो वो अमेज़ॉन से स्टार्ट करे, वहाँ से उसकी इनकम जनरेट होगी। अगर वो $200, $500 बना लेते हैं और आजकल के डॉलर रेट के हिसाब से वो 80-90 हज़ार रुपये बनते हैं, तो मोर देन इनफ है यहाँ पे लिविंग के लिए। तो ये तो फिर बेस्ट है। अच्छा तो फिर क्या हुआ कि वो जो 25-30 साइट्स थी, अब मुझे अब ज़ाहिर इतना बड़ा नेटवर्क है, सर्कल है, अब लोग आते हैं कि फारिस भाई ये कीवर्ड देखे निकाला, कैसा कीवर्ड है। अब अगर आपको चाहिए आप देख लीजिएगा। फिर मैं भी निकालता रहता, ये कीवर्ड निकला, वो एक एक्सेल की शीट में डालते रहता था। फिर ना एक अजीब इंसान की नफ्सियात होती है, हमारी वेबसाइट्स होती हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसको ग्रो करें, उसको अथॉरिटी वेबसाइट बनाएं। अब वो उस पर कॉन्टेंट लिखाया डाला, अब उसके हम बैकलिंकिंग कर रहे हैं, उसके एसईओ पे काम कर रहे हैं, फिर उसको रैंक करा लिया, ठीक है, रैंक करा लिया, ठीक है, हो गया। आपको याद होगा मेरी एक वो रेमेडीज़ की वेबसाइट थी हेल्थ की, हाँ, तो उस पर ये था कि उस पर कोई 300-400 आर्टिकल्स था और वो आर्टिकल की लेंथ बहुत अच्छी थी। लेकिन अगेन होता क्या था, मैं विटामिन डी के कीवर्ड पे रैंक हुआ था, मुझे कमीशन क्या मिल रही थी 58-54। मैं प्रेगनेंसी टेस्ट के कीवर्ड पे रैंक था, कोई 700 कीवर्ड्स मेरे रैंक थे एक आर्टिकल के, अच्छे खासी ट्रैफिक आती थी मेरे पास, लेकिन उस पर स्ट्रिप्स बिकती थी प्रेगनेंसी टेस्ट की 58-54। अब वो एक डिप्रेशन बनता गया। गुस्से में आगे मैंने क्या किया कि यार मैं मतलब झमेली नहीं पालने वाला बंदा कि मेरे सी पैनल में 2000 डोमेन होस्ट हुई है, नहीं डोमेन रजिस्ट्रार में पड़ी हुई है, ठीक है, सर्वर में नहीं डालो तो भाई काम करो। मैंने एक दिन क्या किया, गुस्से में आके ना वो 25-30 वेबसाइट्स सेलेक्ट की, टर्मिनेट पे क्लिक किया। जब वो टर्मिनेट हो गई ना, मैंने कहा नहीं मैं अपना सर्च नहीं पकड़ूंगा, मैंने बड़ा अच्छा किया, मैंने अपने सर्च से एक जान छुड़ा ली और अमेज़ॉन एफिलिएट टर्मिनेट करके मैंने ख़त्म कर दिया। तो शॉपिफाई की तरफ आए, उसको थोड़ा सा टेस्टिंग करता रहा, गूगल शॉपिंग, फेसबुक एड्स, एसईओ की तरफ, दूसरे सोशल मीडिया ब्रांडिंग और दूसरी चीज़ें, उससे जो मुझे रिजल्ट्स मिले वो मुझे अमेज़ॉन से ज़्यादा बेहतर लगे। तो मैंने सोचा यार वाई नॉट इसी को आगे कंटिन्यू करो, क्योंकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं। अच्छा अमेज़ॉन में एक और चीज़ है कि हमारे पास लिस्ट नहीं होती, जो यूज़र है वो हम डायरेक्ट वहाँ पे भेज रहे होते हैं अमेज़ॉन को। तो एज़ कम्पेयर टू अमेज़ॉन प्रॉफिट्स रेशो में कितना फ़र्क है? अगर एक तो हमारी तरफ ये नुकसान आ रहा है कि हमारा जितना भी ऑडियंस है वो हम अमेज़ॉन को भेजें, जिस तरह अगर हम एडसेंस यूज़ करते हैं तो हम अपनी ट्रैफिक को एडसेंस को दे रहे होते हैं, उसके रिटर्न में एडसेंस हमें 54-58 रुपया दे देता है। और इसी तरह से अमेज़ॉन एफिलिएट के अंदर अपना पूरा ट्रैफिक जो है वो अमेज़ॉन को भेज रहे होते हैं। तो हमारी लिस्ट बिल्डिंग नहीं हो रही, हमारे पास ऑडियंस गैदरिंग नहीं हो रही है, हमारे पास कोई इस तरह की चीज़ नहीं हो रही है। और शॉपिफाई के अंदर ये किस तरह से होता है? और दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि उसके अंदर हम लिस्ट बिल्डिंग वगैरह कर सकते हैं, तो और क्या एडवांटेजेस हैं शॉपिफाई के एज़ कम्पेयर टू अमेज़ॉन? तो इसको भी आप डिस्कस करें। देखिए इसमें क्या होता है कि जब यूज़र हमारे पास शॉपिफाई स्टोर पे आता है, अब वो अगर बाय नहीं करता, चेकआउट तक वो जाता है, अबेंडेंट कार्ट कर देता है, तो तब भी हमारे पास उसका नेम, ईमेल एड्रेस और उसका नंबर, उसका शिपिंग एड्रेस, सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती है। लिस्ट बिल्डिंग हमारी हो रही होती है ऑलरेडी।
जब मैंने फैशन स्टोर बनाया था वो एक्सपेरिमेंटल स्टोर था। जब मैं उसकी प्रमोशन में गया तो ऑलरेडी जब मैं कस्टमर की लिस्ट में गया तो मेरे पास 100+ कस्टमर वहाँ पे ऐड हुआ था। अब यूज़र सर्च इंजन से आ रहा था, कहाँ से आ रहा था, वो आ रहा था समहाउ वो बाय नहीं कर रहा था फॉर सम रीज़न, क्योंकि उस पर ज़ाहिर है वो टाइटल चाइनीज़ जो होते हैं वो सही नहीं होते, वो कुछ भी उस पर मतलब ऑप्टिमाइजेशन ऑन पेज एसईओ वगैरह नहीं हुआ था, लेकिन उस पर लिस्ट बिल्डिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। कमीशन की जहाँ तक बात है तो अमेज़ॉन का जो कमीशन है वो वेरी करता है कैटेगरी टू कैटेगरी। कुछ कैटेगरी पे 2% कमीशन है, कुछ पे 6% है, कुछ पे शायद 8% भी है, ठीक है। अब बहुत सारी बातें हैं, अब बहुत सारे चैम्पियंस जो बैठे हुए हैं वो आगे बोलेंगे कि नहीं अमेज़ॉन पे भी मार्जिन्स हैं, भाई आप मैकबुक बेच लो, आप एक सोफ़ा सेट बेच लो, ठीक है। लेकिन देखें इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, अगर आप कोई बड़ी प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे तो हो सकता है उसका कन्वर्जन रेट थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है। कोई $400-500 की चीज़ खरीद रहा है, दूसरी चीज़ उस पर ऑब्वियसली कंपटीशन आपको मिलेगा, ठीक है। इस तरफ क्या होता है कि इस तरफ अगर आप एक कस्टमाइज नेकलेस भी सेल कर रहे हैं और $40 का $3 का आप सेल कर रहे हैं तो वो आपको आगे से कितने का पड़ रहा है, $3 का, $2 का, $5 का, तो अगेन $25 तो आपको एक एवरेज प्रॉफिट आ रहा है। अमेज़ॉन पे अगर $25 एक एवरेज प्रॉफिट आपने निकालना है तो आप इस बात से उसको अंदाज़ा लगा लें कि 2% या 4% कमीशन में अगर आपको $25 मिल रहा है तो वो प्रोडक्ट प्राइस उसकी कितनी होगी और फिर उसको आप रैंक कैसे करोगे। अच्छा, आपने वीडियो के स्टार्ट में ये बताया कि जब आप स्टार्ट किया आपने शॉपिफाई तो आपको प्रॉफिट्स मज़ेदार नहीं लग रहे थे क्योंकि उसके अंदर जो है वो आपकी कन्वर्जन के अंदर नुकसान जो क्योंकि डॉलर जो फ्लक्चुएट हुआ हमारा एकदम से, उसके अंदर जो नुकसान हो रहे थे लॉसेस वगैरह वो आ गए। फिर उसके बाद जब आप बाइंग कर रहे थे तो आपके लॉसेस आ रहे थे वहाँ पे, क्योंकि मैंने अपनी वीडियोस में भी बताया व्यूअर्स को कि जब हम पेपैल डॉलर्स बेचने जाते हैं तो हमें जो रेट मिलता है वो 140, 142, 140, 138 ये रेट हमें मिल रहा होता है। आजकल जब डॉलर 156, 157 पे क्रॉस करके पहुँचा हुआ है। और जबकि जब हम परचेजिंग करने जाते हैं तो हम मीज़ान के जो कार्ड यूज़ कर रहे हैं और कोई भी कार्ड यूज़ करें तो पहले तो बैंक चार्जेस लगेंगे, फिर डॉलर रेट लगेगा, फिर टैक्स लगेगा, तो वो ऑलमोस्ट 160 क्रॉस कर जाता है डॉलर रेट हमारा। तो इसके अंदर फिर आप क्या कहते हो कि आपके जो लॉसेस है उसको आप कैसे मेंटेन कर रहे हो? एक्चुअली देखें इसमें लॉसेस नहीं थे, वो प्रॉफिट था, लेकिन मेरी सोच ये थी कि यार मुझे अगर $6 का लॉस हो रहा है पर प्रोडक्ट जो कि बिला वजह हो रहा है वो होना नहीं चाहिए। अगर मेरे पास फेसबुक ऐड के थ्रू अगर पर परचेस लग रही है फॉर एवरेज $5 की लग रही है, $3 की प्रोडक्ट है, $2 पेपल की फीस आप काट लें, अगर मैं $3 में सेल कर रहा हूँ तो अगेन $20 तो मेरे पास आने चाहिए। अब वो $20 जो मेरे पास आ रहे हैं, अब इसकी यहाँ पे दो बातें हैं। पहली बात ये कि जब आप प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हो अपने कार्ड के थ्रू तो आपको करेंसी कन्वर्जन की वजह से डॉलर रेट ज़्यादा चार्ज हो रहा है, प्लस अब जो पेपल बैलेंस है आपके पास जब आप सेल करो तो कम पैसों में सेल हो रहा है, तो पैसे आपके पास आ रहे हैं लेकिन जितने आने चाहिए थे उस हिसाब से कम आ रहे हैं। तो उसका सोल्यूशन मैंने ये निकाला कि भाई मैं फेसबुक ऐड नहीं करूँगा, फेसबुक ऐड नहीं करूँगा। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत फिर अगेन चैम्पियंस आएंगे कि भाई स्केल कर लेते, भाई एक दिन में 200 ऑर्डर निकाल लेते, ठीक है, 50 चीज़ें कर लेते, क्यों कर लें, क्यों करें। हाँ, फेसबुक ऐड से मेरे काम करने का तरीका क्या है, मैं कोई भी प्रोडक्ट बनाता हूँ, चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट हो, ई-कॉमर्स हो, कुछ भी हो, आपने बनाई, एक पेज सेटअप किया, आप पीपीसी पे गए, आपने उसको रिजल्ट देखा, जब आपने पीपीसी पे जाकर उसको रिजल्ट देख लिया तब आपने उसको प्रॉपर उसकी फॉर्मेशन की या वेबसाइट्स बन रही हैं, टीम हायरिंग हो रही है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही है, तब आप इन चीज़ों पे जाते हो। तो जब हमने वहाँ से रिजल्ट देख लिया तो हम यार वाई नॉट हम उसको ऑर्गेनिक पे ले जाएँ। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि यार ऑर्गेनिक में कंपटीशन मिलेगा, क्योंकि हमारा परसेप्शन तो वही होता है ना कि जैसे हम अमेज़ॉन कर रहे होते हैं कि बेस्ट वर्किंग शूज़ फॉर वुमेन। अब टॉप पे रिजल्ट्स आप देखें तो एक एवरेज हर लिंक के पीछे कम से कम भी 200 PBN लगा हुआ है, क्योंकि ये वो नीश है जिसपे 4-5 साल काम किया है बहुत हैवी तरीके से, ठीक है। अब मैंने कहा नहीं यार ये नहीं हो सकता। फिर मुझे किसी ने कहा कि नहीं तुम थोड़ा सा देखो, कुछ करो, कीवर्ड रिसर्च तो करो। जब मैंने कीवर्ड रिसर्च किया मैंने कहा यार ये तो एक ऐसी अनटैप्ड चीज़ है जो मार्केट में निकालनी नहीं चाहिए। अगर आपने मार्केट में ये चीज़ निकाल दी, रिलीज़ कर दी तो ख़त्म, इंडस्ट्री ख़त्म। कैसे? मुझे हज़ारों प्रोडक्ट्स ऐसे मिले जिनकी सर्चेस 24,000, 50,000, 60,000 और कंपटीशन लेवल 0। क्यों? क्योंकि शॉपिफाई को लेके लोगों का परसेप्शन क्या है। जब हम शॉपिफाई का वर्ड यूज़ करते हैं कि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, तो उसके साथ एक चीज़ आती है शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग प्लस फेसबुक एड्स। ये जो ट्रेनर्स हैं या जो कोर्सेज बेचते हैं वो दूसरे लोग हैं, उन्होंने एक इसकी मार्केट ये बनाई हुई कि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग करनी है तो फेसबुक ऐड करना है। मतलब लोग ये क्यों नहीं समझते कि हम सोशल ट्रैफिक ला सकते हैं,
हम कोस्टर आंसर साइट कोरा वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या हम यूट्यूब की वीडियो रैंक करवा सकते हैं, या फेसबुक सर्च पे हम काम कर सकते हैं, या हम प्रोडक्ट को रैंक कर सकते हैं। लोग इसकी तरफ नहीं जाते, मार्केट खाली है बिल्कुल। जब मैंने उस चीज़ पे थोड़ा सा देखा, मैंने कहा यार इस पर थोड़ी सी एफर्ट करो। अच्छा, फिर दिमाग में ये आएगा अब एफर्ट कौन सी वाली करो, वाइट हेड करो या अपने ब्लैक हेड तरीके पे जाओ। वाइट हेड करो तो ज़्यादा बजट लगाओ और फिर उसको बैठ के गॉड से प्रे करो कि 3 महीने 6 महीने गुजरे। अब चैंपियंस बोलेंगे 15 दिन में होता है, हाँ हम भी कर लेते हैं, लेकिन अगेन हम वो बात करेंगे 10 साल हमारी साइड ना हिले। तो मैंने कहा नहीं यार, पैसा नहीं लगाओ, उसको और टेस्ट करो, ये अभी भी तुक्का है। फिर मैंने क्या किया, मैंने कुछ फाउंडेशन बैकलिंक्स लिए और कुछ PBNs लिए, कुछ मैंने टेस्टिंग की। तो 1 साल कंटेंट एज ऑलरेडी हो चुकी थी उसको, तो वो लिंक जो था मेरा रैंक हो गया। जब वो रैंक हो गया तो उससे ऑर्डर लगने शुरू हुए। उसके बाद मैंने कहा भाई सीन ऑन है, आप इस पर एक और स्टोर बनाओ और प्योर SEO पे आप उसको लेके चलो, प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करके कन्वर्टिंग आर्टिकल्स डालो, प्रॉपर तरीके से लेके चलो। तो अब उस तरफ मैं आ गया। तो अभी तक का जो आपका एक्सपीरियंस है, आपके मुताबिक अमेज़ॉन के मुकाबले में जो है वो हमारा शॉपिफाई ज़्यादा बेहतर है और हमें इसको कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, लेकिन अब इधर कुछ कॉन्स एंड प्रोस अगर हम डिस्कस करें जो मेरे दिमाग में ऑलरेडी, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक स्क्रिप्टेड नहीं है, हम कोई लेके नहीं बैठे हुए स्क्रिप्ट के ये हमें करना है। देखिए इसमें कुछ चीज़ें क्या है। ई कॉमर्स बेसिकली होता क्या है, ई कॉमर्स का लफ्ज़ क्या है। ई कॉमर्स का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट इन्वेंट्री, ठीक है। अमेज़न एफिलिएट में क्या होता है कि आपने एक ब्लॉग बनाया, यूज़र उसके पास आया और अमेज़न पे गया, ठीक है। जब वो अमेज़न पे गया तो 24 घंटे के लिए कुकी उसकी सेव हो गई। अब वो अमेज़न पे कुछ भी परचेजिंग करेगा विदिन 24 आवर्स, तो वो उसको कमीशन आपको मिलेगा, पहली चीज़। अच्छा, इसमें एक और चीज़, अगर वो मेरी साइट पे आया और मेरी वेबसाइट से वो चला गया अमेज़न के ऊपर, लेकिन वो साथ में आपकी यूट्यूब की वीडियो भी देख रहा था जिसमें आपने भी लिंक्स डाले थे, फिर वो आपकी वीडियो देख करके चला गया, तो वो फिर यानी कि मेरा प्रॉफिट वहाँ पे ख़त्म हो गया। जो दूसरे के पास गया उसका वो हो गया। अच्छा, नंबर 2, ट्रस्ट। हर बंदा मुझे ये कहता है कि भाई अमेज़ॉन पे एक ट्रस्ट होता है यूज़र का, वो आपकी वेबसाइट पे आता है, अमेज़ॉन पे जाता है तो उसको पता है वो अमेज़ॉन पे है, वो आपके पास से नहीं खरीद रहा। आप कौन हो, ठीक है, आपको कोई नहीं जानता, अमेज़ॉन को सब जानते हैं, अमेज़ॉन से खरीद रहा है, ठीक है। तीसरी चीज़, इन्वेंट्री का आपको कोई मसला नहीं है, वो अमेज़ॉन से खरीद रहा है, वो हैंडल करेंगे। चौथी चीज़, कस्टमर सपोर्ट आपको कोई लेना देना नहीं है। पाँचवीं चीज़, आपको पेमेंट गेटवेज नहीं चाहिए। छठी चीज़, आपको प्रोडक्ट फुलफिलमेंट नहीं करनी। अच्छा, तो यानी कि अगर फ़र्ज़ करें मेरे जैसा बंदा हो जिसको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम को नहीं पड़ना हो, जिसको सेफ साइड देखनी हो, आसानी से काम करना हो, तो उसके लिए अमेज़ॉन बेस्ट है कि आपने जस्ट अपनी ट्रैफिक वहाँ भेजनी है और आप उसके ऊपर अपना प्रॉफिट कमा रहे हो। अच्छा, अदर हैंड शॉपिफाई के ऊपर आपको तमाम हैसल झेलने हैं, तमाम चीज़ों को अपने बेयर करके चलना है, जिसके अंदर आपका पेमेंट गेटवे आ गया और उसके अलावा प्रोडक्ट के जो इन्वेंट्री आ गई। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, प्रोडक्ट की सिलेक्शन कैसे होगी हमारी? ये बड़ा अच्छा सवाल है। प्रोडक्ट सिलेक्शन 2-3 तरीके की होती है। पहली चीज़, अगर हम फेसबुक ऐड पे जा रहे हैं, अगर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें स्टोर फेसबुक एड्स के थ्रू रन करना है, तो प्रोडक्ट सिलेक्शन उसकी दूसरा तरीका है। अगर हम गूगल शॉपिंग पे जा रहे हैं तो दूसरा तरीका है, और अगर हम SEO पे जा रहे हैं तो दूसरा तरीका है। अगर हम फेसबुक पे जा रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट जो यूज़र देखे और उसने पहले नहीं देखा हो, और वो अपने ऑफिस में अगर लेटा हुआ है, रेस्ट कर रहा है, फ़ोन स्क्रॉल कर रहा है फेसबुक, और वो देखे कि अरे ये क्या चीज़ है, अरे यही तो मुझे चाहिए, ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट हो। अब प्रोडक्ट में 2-3 चीज़ें आती हैं। एक प्रोडक्ट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक प्रोडक्ट होता है कि वो उसकी आपको नीड नहीं है, लेकिन जैसे गिफ्ट आइटम है, ठीक है, उसकी आपको नीड नहीं है, लेकिन वो एक डिज़ायर है कि आप यार ये मेरे पास होना चाहिए, लेकिन उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह का जो यूनिक स्टफ़ होता है वो फेसबुक एड्स पे चलता है। अगर आप एक वाटर बॉटल बेचेंगे फेसबुक एड्स पे तो वो ऑब्वियसली नहीं बिकेगा, वो बोलेगा मैं मार्केट जाके ले लूँगा, मैं फेसबुक एड्स से क्यों लूँ, ठीक है। लेकिन लोग घरों को सौदा जो है वो अमेज़ॉन से ले रहे होते हैं। गूगल शॉपिंग पे जब आप जाते हो तो गूगल शॉपिंग पे जो जनरल प्रोडक्ट्स होती हैं वो बिकती हैं, और SEO पे आप जिस प्रोडक्ट की सर्चेज हैं वो आप लेके जाते हो। मैंने नोटिस ये किया है, गूगल शॉपिंग और SEO पे जो जनरल प्रोडक्ट्स हैं जो 100 साल से चलती भी आ रही हैं वो विनर्स होती हैं। फेसबुक एड्स पे वो डेड होती हैं, वो नहीं चलती। फेसबुक एड पे ओनली यूनिक प्रोडक्ट चलता है। अब कुछ मिसाल देता हूँ, कुछ 10 प्रोडक्ट मेरे पास हैं। बियर्ड ऑयल आप ले लें,
अब बियर्ड ऑयल दुनिया में हर बंदे की नीड है, मतलब 50-50 लोगों की नीड है। कुछ लोगों की दाढ़ी है, कुछ की नहीं है, कुछ को बियर्ड ऑयल चाहिए। बियर्ड ऑयल अगर आप गूगल शॉपिंग से बेचेंगे या एफ के थ्रू बेचेंगे तो वो दिखेगा सोना बेल्ट। मैं एक जब हेल्थ का पेज और हेल्थ की वेबसाइट रन कर रहा था तो वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें सीखी। मेरे पास बहुत इनबॉक्स आते थे और मेरे कुछ दोस्त थे, उनको मैंने मॉडरेटर बनाया हुआ था। तो मैं उनसे पूछता था कि यार मुझे ज़रा एनालिटिक्स बताओ, क्या सीन क्या है। वो ये कहते थे भाई आधा बंदा आता है वो कहता है मैं मोटा होना है, आधा बंदा आता था वो कहता है मैं पतला होना है, आधा बंदा आता था वो कहता था कि मेरे बाल गिर रहे हैं कुछ करो। तो उसने मुझे जब ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की उस हिसाब से मैंने 10 प्रोडक्ट की लिस्ट बनाई। अब उसमें सोना बेल्ट मैंने बेचा, बियर्ड ऑयल मैंने बेचा, ट्रिमर एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी यूज़र बोलेगा कि मतलब ट्रिमर कोई क्यों लेगा, लेकिन ट्रिमर मैंने गूगल शॉपिंग और ऐसे के थ्रू बेचा। ये प्रोडक्ट सिलेक्शन का थोड़ा सा वो होता है कि यहाँ पे आपको टेस्ट करना होता है। अगर आप फेसबुक एड्स पे जा रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ टेस्टिंग है, आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रोडक्ट आपके लिए विनर होगा। अच्छा, और एसईओ के लिए कौन से प्रोडक्ट्स हमारे लिए बेस्ट हैं? एसईओ के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो एवरग्रीन प्रोडक्ट्स हैं आप उस पर आंख बंद करके चले जाएं, क्योंकि वो लोग लेंगे। जैसे बियर्ड ऑयल, सोना बेल्ट, ट्रिमर और इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, या कुछ ऐसी जनरल आइटम्स जो लोगों की नीड है और उनकी सर्चेज हैं, अगर आप उसको रैंक कर सकते हैं, आप उसकी तरफ जाएँ तो उसकी सेल आपके पास आएगी। अच्छा, यहाँ पे ना एक और सवाल आता है, वो ये आता है कि जब आप इन्वेंट्री खुद से आप अपनी प्रोडक्ट्स निकाल करके सेल आउट कर रहे हैं, जैसे आपने बताया अमेजोन इसके ऊपर, शॉपिफाई के ऊपर, तो आप इन्वेंट्री कहाँ से लाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं इन्वेंट्री को, और लाते किस तरह से, क्या कौन सी प्रोडक्ट की सिलेक्शन आप करते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएं। देखें, इसमें आप सीधे चले जाएं अली एक्सप्रेस पे, ठीक है। अली एक्सप्रेस पे जाके इनका एक ड्रॉप शिपिंग सेंटर होता है। आपको जो प्रोडक्ट सेल करना है उस प्रोडक्ट को सबसे पहले आप वो प्रोडक्ट पिक करें जो ई पैकेट होता है। ई पैकेट बेसिकली क्या होता है कि जो कुछ टॉप 20 के 30 कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे ई पैकेट होता है, जल्दी डिलीवरी होती है, ठीक है। दूसरा, आप कोई मीडियम यूज़ करेंगे शिपिंग का तो प्रोडक्ट लेट पहुँचेगा, तो ये आपके लिए एक हैसल हो जाएगा। ई पैकेट वाली प्रोडक्ट आपने उठानी है और प्रोडक्ट लिंक लेके ड्रॉप शिपिंग सेंटर में जाकर आपने उसको टेस्ट करना है कि ये प्रोडक्ट कितना पुराना है, इसका एवरेज डेली ऑर्डर कितना है। अगर एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसका ऑर्डर ही नहीं लग रहा है तो आप उसको फिर आप पिक नहीं करें, वो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि उसका ऑर्डर नहीं लग रहा, ठीक है। एक इस तरीके से आप जो है यहाँ पे ही लेंगे। दूसरी चीज़, आपने प्रोडक्ट की तरफ से आप बेफिक्र हो जाएं, आपने प्रोडक्ट ऐसी उठानी है ऑलरेडी वहाँ पे दिख रहा होता है कि इतनी सोल्ड, ये प्रोडक्ट इतना बिक चुका है, वो प्रोडक्ट आप उठाएं, उसके 5 स्टार अगर रिव्यूज़ हैं, अच्छे रिव्यूज़ हैं, वो प्रोडक्ट आप उठाएं, अपने शॉपिफाई पे ऐड कर लें। अच्छा, यानी प्रोडक्ट के लिए हमें जाना है आप अली एक्सप्रेस के ऊपर, वहाँ से जो है हमें प्रोडक्ट लेनी है और वो प्रोडक्ट उठा के अपने स्टोर पे ऐड करनी है, और उसके बाद जो भी मीडियम हम चाह रहे हैं, चाहे वो फेसबुक एड्स हो गया, चाहे वो एसईओ हो गया, चाहे वो गूगल शॉपिंग हो गया, उसके थ्रू हम ट्रैफिक लेके आएंगे। तो चले, यहाँ तक की तो बात क्लियर हो गई। लेकिन इसके बाद पेमेंट गेटवे का मसला आएगा, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं और आपको पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर पेमेंट गेटवेज का है। तो उसके बारे में आप किस तरह से वो बताएं कि किस तरह से हैंडल करते हैं उसको? पेमेंट गेटवेज का थोड़ा सा ये है कि पेमेंट गेटवेज तो काफ़ी अवेलेबल हैं शॉपिफाई के अंदर, ठीक है। एक उसमें ये है कि या तो आप पेपैल यूज़ करें, बिजनेस पेपैल इसमें लगता है, पर्सनल पेपैल लगता नहीं है। दूसरी चीज़ इसमें स्ट्राइप लगता है। अब स्ट्राइप पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो इसका एक सलूशन क्या होता है कि एक चीज़ होती है स्ट्राइप एटलेस, ठीक है। आप उसके पास जाएँ और उनको बोलें कि स्ट्राइप हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जिन कंट्रीज़ में स्ट्राइप अवेलेबल नहीं होता, ये उन कंट्रीज़ के लिए सर्विस स्ट्राइप ही लेके आया है कि आप हमें $500 दें, हम एक ऑफशोर कंपनी सेटअप करेंगे यूएस में, और उसके बिहाफ पे हम आपको एक स्ट्राइप अकाउंट बना के दे देंगे और पाइनियर के थ्रू वो पेमेंट वगैरह वो आपके पास विड्रॉ हो जाएगी। तो ये 2 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तीसरा क्या है, टू चेकआउट। टू चेकआउट में यूज़ इसलिए नहीं करता क्योंकि ऑलरेडी शॉपिफाई पे 4 स्टेप सबमिट होता है आपका प्रोडक्ट। अगर हम 2 चेकआउट लगा देंगे तो वो 6 पेज सबमिट हो जाएगा। तो बेस्ट क्या है, पेपल। अच्छा, दोनों चीज़ें टेस्ट की हुई हैं, 99% ऑर्डर जो है पेपल के थ्रू लगा है। जी। अच्छा, इसमें फिर एक और चीज़ तो आती है कि जब आप स्ट्राइप यूज़ करते हैं और आपने उसको वेरिफिकेशन वगैरह करवा ली और उसके बाद आपने यूज़ कर लिया, तो उसका डिस्प्यूट पे क्या रेशो होता है और कितने डिस्प्यूट आते हैं और उनको मैनेज किस तरह से करते हैं आप? डिस्प्यूट मेरे पास तो अभी तक एक भी नहीं आया। अगर फ़र्ज़ करें किसी के पास डिस्प्यूट आता है तो जो प्रोडक्ट आपने अली एक्सप्रेस से लेकर के शिप की थी उसका क्या होगा? क्या वो ज़ाया हो जाएगी या वो आपके पास आएगी, या फिर जो है वो वो एक तो प्रोडक्ट कहाँ चली जाएगी, और दूसरी चीज़ ये जो डिस्प्यूट होगा उसको आप क्या करोगे? चार्ज बैक अगर लगता है कार्ड के थ्रू
तो वो हमारा लॉस होगा, क्या होगा उसका कुछ इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं जो लोग करते हैं। या तो आप बायर को जाके कन्वेंस करो, उसको बताओ कि भाई हमने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि 2 to 4 वीक्स का आपको शिपिंग है। ये आप मेंशन नहीं करोगे तो मसला होगा। हमने मेंशन किया हुआ है कि भाई 15-20 दिन आप भूल जाओ। दूसरी चीज़ ये है कि डिस्प्यूट रिफंड अभी तक आया नहीं। हाँ, अगर आता है तो प्रोडक्ट आप उसको बोलोगे कि यू कीप द प्रोडक्ट और हम आपको रिफ़ंड कर रहे हैं आपके अमाउंट। तो प्रोडक्ट उसके पास चले गया, अमाउंट उसकी रिफ़ंड कर दो। लेकिन मेरे पास अभी तक नहीं आया। इसमें एक चीज़ ये होती है कि जो बिज़नेस पेपल आप यूज़ कर रहे होते हैं, अब लोग क्या करते हैं, पेपल बनाए लगा दिया, सेल उठा रहे हैं, जो कि सब एथिकल काम है, सब वाइट हैट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम हो जाती है, पेपल अकाउंट बंद हो जाता है। क्यों? लोग एक चीज़ से मिस कर जाते हैं। जब आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो ना अलीएक्सप्रेस से और आपके पेपल के थ्रू आपने पेमेंट ली है, तो पेपल को ये पता है कि आप ई कॉमर्स कर रहे हो। पेपल के अंदर एक चीज़ होती है कि आपने जो ट्रैकिंग नंबर होता है प्रोडक्ट का, वो हर ट्रांजैक्शन के अंदर जाके ऐड करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब बायर डिस्प्यूट करे तो पेपल को पता हो कि उसने जो ऑर्डर किया था, ट्रैकिंग नंबर आपने डाला हुआ है, प्रोडक्ट कहाँ पहुँचा कहाँ नहीं पहुँचा। अगर आप ये नहीं करोगे तो पेपल क्लोज हो जाएगा आपका। ये आप थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से काम करती है? क्या हमें मैनुअल ज़्यादा ये ट्रैकिंग? नहीं, देखें, बेसिकली होता ये है कि जब आपके पास ई कॉमर्स स्टोर पे आपके ऑर्डर प्लेस हुआ, यूज़र ने ऑर्डर आपको प्लेस किया, तो इसमें आपको कोई इतना उसमें मतलब इतनी फटीकों पे नहीं पड़ना होता। आप क्या करते हो कि 1 क्लिक ओवरलो पे आप जाते हो, उस पर क्लिक करते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके बिहाफ पे ऑर्डर प्लेस कर देता है, पेमेंट पे लाके रोक देता है। वहाँ पे आप रिव्यू करते हो कि हाँ, इसने एड्रेस सही उठाया है, नाम ठीक उठाया है, प्रोडक्ट सही सिलेक्ट किया है, ई पैकेट उसने डाला हुआ है। और वहाँ पे एक किस्म की मेंशन ऑलरेडी उस ओवरलो की भी होती है ओवरलो ने। वो सेलर अली एक्सप्रेस के सेलर को वो ये कहता है कि आप कोई इनवॉइस या प्रोमोशनल मेथड इसमें इंक्लूड मत करना, हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। और जो सेलर होता है उसको पता होता है ये चीज़ कि वो एक्चुअल प्राइस वगैरह का तो प्रॉब्लम होता है उसमें, वो चीज़ वो मेंशन करते हैं। तो जब प्रोडक्ट वो शिप करते हैं तो वो एक ट्रैकिंग नंबर देते हैं, उससे आप ट्रैक करते रहते हो कि आपको प्रोडक्ट कहाँ पर है। वो अभी निकल गया, यूएस इंटर हो गया, नहीं वो अभी लोकल पोस्ट ऑफिस में, वो किधर है। पेपैल के अंदर जो भी सेल आती है, हर सेल के लिए आपको ट्रैकिंग नंबर ऐड करना होता लाते हैं। तो ठीक है फारिस, आज मेरे ख्याल से आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है हमारे यूज़र्स को, और मुझे भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें नई पता चली हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यूज़र्स को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप इससे रिलेटेड ज़रूर पूछें, क्योंकि मेरा इरादा ये है कि फ़ारिस के साथ हम आगे इस चीज़ को कंटिन्यू करें और फ़ारिस से मज़ीद पूछें कि ड्रॉप शिपिंग किस तरह से काम करती है, और इसमें मज़ीद चीज़ों को जो है वो हम एवॉल्व करवाएं, आपके लिए इन्फॉर्मेशन मज़ीद लेकर के आएँ। तो इसमें अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं या आप कर रहे हैं और आपका कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर हमसे पूछें। और अगेन, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो वॉच करने के लिए। थैंक यू।